Back again, guys, on the YouTube channel of CSC Gurukul. My name is Aman Moga, and today we will taking the session 11 session 11 of the series PYQ of पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा जो हमारी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या बॉडीज है उनको लेकर के। ठीक है, क्योंकि कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 देख भी रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो हमेशा आते हैं ना, वो आते हैं, देखो आपको क्या बोलेगा, मान लिया कोई, जैसे मान लिया ईडी बता दिया। ठीक है, ईडी के बारे में पूछेगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या किसी ऑर्डिनरी लॉ से स्टेबलाइज की गई है, या जैसे इस तरह से ऑप्शंस देता है और इस तरह के क्वेश्चन ये करता है। ठीक है, या फिर कोई एक ऐसी बॉडी जैसे हम एग्जांपल ले लें नीति आयोग की। ठीक है, या फिर सीबीसी की बात ले ले, या फिर जो आपके ओबीसीज वगैरह, यानी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस जो कमीशंस हैं उनके बारे में बोल देगा कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, क्या क्या उनके बारे में पूछता है। ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं। मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस को देखा है तो उसमें यही देखा, मैंने पाया कि सबसे ज़्यादा सीधा सीधे क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में भी दे रहे हैं, कह रहा है कि रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इधर ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, उनके फंक्शन दे दिए, कि किस तरह से यानी किस रूल के अंतर्गत ये काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखो इसने एक लिस्ट बना के दे रखी है, लिस्ट में ऑर्गेनाइजेशन दिया है और साथ में दिया है उसका फंक्शन और उसका किस किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत वो काम करता है। जैसे ये कह रहा है डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, यानी ईडी का जो डायरेक्टर होता है। ठीक है, अगर उसके फंक्शंस को देखो क्या था भाई, इन्फोर्समेंट ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडेंट। हाँ, तो इतनी बात ठीक है। अब इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम, तो ये तो नहीं है क्योंकि भाई ये तो फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, और अगर दूसरे सेशन को देखें हम, दूसरे में क्या बता रखा है इसने, डायरेक्टर ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस, वही डीआरआई। तो डीआरआई सही बात है, इन्फोर्स करता है प्रोविजंस को, कस्टम्स के जो लो होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये देखो, क्योंकि डिपार्टमेंट ये भी सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें पीएमएलए एक्ट की बात करें हम, या फिर फेमा की एक्ट की बात करें हम, फेमा एक्ट की बात करें, वही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। ठीक है, सेट वो भी। तीसरा बात करें तो पहला तो गलत हो गया। तीसरे की बात करें डायरेक्टर जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट, कैरिंग आउट द बिग डेटा एनालिटिक्स, तो ये भी ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू मिनिस्ट्री, तो तीनों के तीनों एक ही डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है जी, भाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करते हैं। तो ऑप्शन देखो, इस तरह के क्वेश्चंस ये 2025 में, उससे पहले शायद 24 में आया था, नहीं 2025 में कुछ ज़्यादा मुझे देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आपका ओनली 2। ठीक है, तो अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना ये, इस तरह के फंक्शंस को पूछ लेगा। कई बार जीएसटी के फंक्शन दे देगा या स्लैब वगैरह दे देगा, या जीएसटी काउंसिल की बात कर लेता है भाई, जैसे जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देखो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। फैक्ट मतलब अपने कॉन्सेप्ट देखो, है फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों है ये। फैक्ट का मतलब ये कि भाई देखो कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत, कॉन्सेप्ट ये भाई आपने जब पढ़ा होगा तो आपने चीज़ें नोटिस की होंगी। ठीक है, अब वही जैसे मैंने क्वेश्चन क्यों रखा है, क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा कि अभी 2024 में आपने देखा होगा कि ईडी का जुरिडिक्शन डिबेट को लेकर के क्वेश्चन चल रहा था। कौन सा इशूज़, मैं यहाँ पे इशूज़ बता रहा हूँ, उसको छोड़ दो। पहला ईडी का जो जुरिडिक्शन है, ईडी जुरिडिक्शन को लेकर के बात चल रही थी 2024 में, पूरी डिबेट हुई है, डिबेट 2024 में। ठीक है, उसमें क्या बताया था कि भाई जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है वो रिमेन रहेगा, मतलब जो पीएमएलए एक्ट है उसके रिक्वायरमेंट को लेकर के, उसके लीगल कंटेंशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि जो ईडी है वो इंडिपेंडेंस है। ठीक है, वो एक एग्जीक्यूटिव की तरह काम करती है, लेकिन फॉलो करेगी रूल किसके, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की गाइडलाइन या रूल है उसको लेकर के। ठीक है, जो दूसरा इशू था वो था FEOA। ठीक है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2025, इसके एक्सपेंशन को लेकर के। ठीक है, इसका एक्सपेंशन को लेकर के, तो ये 2 इशू मुझे बहुत मेजर लगे, तो मैंने इनके हिसाब से क्वेश्चन रखा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। क्या कह रहा है देखो, विद रेफरेंस ऑफ इंडिया कंसीडर फॉलोइंग, पहले कह रहा है इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जोनल काउंसिल। पूछ रहा है कि दोनों में से क्या सही है। वैसे देखो ऑप्शन वैसे ही बना रखे हैं, तीनों सही है, 1 सही है, 2 सही है। ठीक है ठीक है जी, तो ऑप्शन कौन सा है एक बार चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है, इंटर, अब देखो हाउ मैनी अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कौन से ये तीनों में से कौन सी है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत बनाई गई है। देखो अगर हम इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा भाई, बड़ी आराम से पढ़ा होगा। आर्टिकल 263 कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, सीधी सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल 263 के अंतर्गत स्टेबलाइज हुई। प्रोविजंस इसके तुम्हें पता है क्या होता है, कि क्या कहा, ये मैं आपको 263 की बता रहा हूँ लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज क्या कहता है, इफ एट एनी टाइम इट्स अपीयर टू द प्रेसिडेंट दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल, इट शैल बी लॉफुल फॉर प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर टू एस्टेब्लिश सच ए काउंसिल। ठीक है, तो यानी अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि काउंसिल बना देनी चाहिए लोगों की, यानी पब्लिक के इंटरेस्ट में, तो वो बना सकता है, ये लॉफुल होगी। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर इसका स्टेटस को हम बात करें 1990 से चलता आ रहा है। ठीक है, तो हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात आप लोगों ने पढ़ लिया है वो। ठीक है, अगर दूसरे की बात करें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, तो ये कौन सी काउंसिल है, ये एग्जीक्यूटिव का काम करती है। किसका काम करती है जी, एग्जीक्यूटिव का। ये क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो
एग्जीक्यूटिव बॉडी है तो क्या होगी, सीधी सी बात है, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मिला होगा तभी एग्जीक्यूटिव बनी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में पता इसके बारे में लिखा होता, ठीक है। उसी तरह अगर हम जोनल काउंसिल की बात करें तो जोनल काउंसिल एक स्टेचुरी बॉडी है, क्योंकि टेम्परेरी, इनको शायद टेम्परेरी बनाया जाता है, वही है ना स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत अगर देखो पार्ट 3 में इनको बनाया गया है, तो ये स्टेचुरी लॉ के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। तो आंसर इज ओनली वन, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बड़े फंसाते हैं सच में, क्योंकि मैं खुद फंसा था भाई, मैं कैसे पिछड़ जाऊँ, ठीक है। अगर हम बात करें ये स्टेबलाइज किसके साथ, मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के, स्टेचुरी लॉ के या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, ठीक है। अब इनके इश्यूज को हम डिस्कस करते हैं। आज हम इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं कम से कम, तो हम ऐसा करेंगे 2-3 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लेंगे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट को लेकर के इशू था, पहला इशू था क्या, रिवैम्प ऑफ एनएससी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को रिवैम्प करके, उसमें क्या कहा गया कि अगर ये जो है 2024 का है, जुलाई 2024 में एनएससी को एक सिग्निफिकेंट रिक्रूटिंग, ठीक है, अंडर वन, मतलब इन्होंने कहा कि भाई एक जो क्या बोलते हैं, एक रिक्रूटिंग हमें, मतलब जो हमारी काउंसिल है उसको ना एक स्टेबलाइजमेंट देना है, ठीक है। जैसे एक नई पोस्ट बनानी है, उसको पोस्ट को नाम बताया इन्होंने कि एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो हमें चाहिए, जिसका काम क्या करेगा कि भाई जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी थ्रेट है, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, उसको वो मैनेज करे, ठीक है। और इसको अलाउ कौन करेगा, जो एनएसए होता है हमारा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है, फोकस करेगा, क्योंकि जो एनएसए होता है ना, वो ज़्यादातर ग्लोबली चीज़ों को देखता है, इंटरनल में थोड़ा कम फोकस रहता है उसका, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने एक ANSA, ठीक है, एडिशनल नेशनल एडवाइजर, सिक्योरिटी एडवाइजर की इन्होंने डिमांड करी है। तो ये था 2024 का। उसके बाद वही तुम्हें पता है, इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग होती है, उसमें डिमांड की जाती है कि सेक्शन फाइनेंस कमीशन की बात है, जोनल काउंसिल सिक्योरिटी की बात है, तो ये तो हमेशा चलने वाली चीज़ है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको यहाँ पर डिस्कस कर दिया कि इन्होंने एक नई वैकेंसी को मांगा कि भैया आप ये कर दीजिए, इससे हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको देख के डर जाओगे। क्या कह रहा है, मतलब फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिकमेंडेशन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। देखो, फाइनेंस कमीशन, 16 फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन, इनके बारे में क्वेश्चन करेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, न्यूज में थे इस साल। ऑप्शन नंबर 1 में क्या कहता है, इट हैज़ रिकमेंडेड ग्रांट ऑफ 4,800 crore from the year 2022 or 23 of the year 2025-2026 for incentivize state to enhance educational outcomes। सीधा फैक्ट है। फैक्ट क्यों है, क्योंकि देखो जब बजट आया होगा तो बजट में चीजें डिस्कस करी होंगी, तो ये हम फैक्ट मान के चल रहे हैं, ठीक है। आमतौर पर सही था, ठीक है, ये सही था, ऐसा ही हुआ था। उसके बाद 45% ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्स आर बेस्ड ऑन द शेयर्ड विद स्टेट, तो ऐसा नहीं है। 45% की तो कहीं बात ही नहीं हुई हमारे यहाँ, 41% की बात करी थी। कितनी करी थी, 41% की बात, ठीक है भाई। ये जो 1% रिडक्शन, ठीक है, 41% की बात करें, लेकिन हाँ 42% की बात की, क्योंकि 1% का जो ये 42% का जो था ना, उसमें 1% का रिडक्शन ये यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर लद्दाख वगैरह के इनके रिसोर्सेज के लिए था, ठीक है, क्योंकि इनको एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना टेक्निकली, तो उनके लिए था। लेकिन हाँ 41% इज द एग्जैक्ट है, ठीक है, रिकमेंडेड था यूनियन टैक्स का। ये तो हमने शायद पहले लेक्चर में ही पढ़ा था, ठीक है, तो ये गलत है। उसके बाद आता है 45,000 crores are be kept as performed based incentive for all state for carrying out agriculture। हाँ ये सही है, इतना था, ठीक है। उसके बाद बोलता है ये इट री इंट्रोड्यूस टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया फॉर रिवॉर्ड फिजिकल परफॉर्मेंस। हाँ ये बात थी, ये बात तो जायज है। तो अब देख लो, सीधी सी बात निकाल लो भैया, यहाँ तो एलिमिनेशन मेथड लग गया। सेकंड किस में, इसमें सेकंड ये नहीं हो सकता, इसमें सेकंड ये नहीं हो सकता, इसमें सेकंड ये नहीं हो सकता, आंसर इज सी, आंसर इज सी, लग गया एलिमिनेशन मेथड। मैं तो ऐसे ही करता था भैया, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में क्वेश्चन है, तो 15 फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो 15th फाइनेंस कमीशन में FC लिख रहा हूँ, आप समझ जाइए, ठीक है। जिसके चेयरपर्सन थे आपके NK सिंह। कौन थे जी, NK सिंह, ठीक है, ठीक है। पीरियड इनका कौन सा था, 2020-21 से 2025-26, ठीक है, इसका लागू कर दिया ना, ठीक है जी। अब क्या कहा कि जो कमीशन है इसने रिकमेंड किया गया कि भाई जो जैसे स्पेसिफिक सेक्टर जैसे स्कूल एजुकेशन है उसके लिए टोटली 48,000 करोड़ का बजट रखा जाएगा, ठीक है। तो ये बात पहले ऑप्शन में दी हुई है। दूसरा, ठीक है, इसने ये डिस्ट्रीब्यूट करता है लगभग 1200 करोड़ पर ईयर। किस कौन सी ईयर की बात करी इसने, 2022-23 और 2025-26, क्योंकि ये इंसेंटिवाइज करता है जो हमारे एजुकेशनल आउटकम्स हैं उनको इंप्रूव करने के लिए, ठीक है भाई, चाहे वो फंडामेंटल लिटरेसी हो या न्यूमरेसी हो, उन पर फोकस करने के लिए, ठीक है। अगर हम सेकंड की बात करें, मैंने अभी बताया 41% था, ना कि 45% यूनियन टैक्स और भाई जो डिवीजन पूल होता है ना शेयर स्टेट का और यूनियन का, उसके बारे में, ठीक है। तीसरा की हम बात करें तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल है, आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए। मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर ये सब डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं, उस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए, ठीक है जी।
उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने डेटा में हर छोटी माइन्यूटली चीज़ को बड़े अच्छे से ऐड किया है, ठीक है। तो अगर हम इशू की बात करें, इशू तो पहला तो वही सेक्शन फाइनेंस कमीशन, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे। चेयरपर्सन उसके कौन थे? अरविंद पंगारिया शायद, हाँ पंगारिया जी, पंगारिया, अरविंद पंगारिया, अरविंद पंगारिया जी, ठीक है जी। अक्टूबर 31 2025 को स्टार्ट हुआ पीरियड, अप्रैल 2026 तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद एक डिबेट थी सेस और सरचार्जेस को लेके, ठीक है। तो 2 ही इशू मुझे ठीक ठाक लगे। उसके बाद कोई बात नहीं, आपको सब डेटा हम प्रोवाइड करा रहे हैं, उस चीज़ से बेफिक्र रहिए। हम यहाँ केवल डिस्कस ये करने आ रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ों में ऐसे ऐसे टॉपिक को हमें कैसे तैयार करना है। मैं केवल यहाँ पे वो टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के सामने रखने के लिए, जिनसे आपको कम से कम ये लगे कि यार हम कम से कम ये तैयार करके जाएंगे तो कम से कम आउटकम ठीक होगा हमारे पास, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं यही टॉपिक पढ़ के जाता हूँ और मैं अपने प्रीलिम्स कम से कम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता हूँ। तो आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखो, एक्सप्लेनेशन आप क्वेश्चन को उठाओ, ChatGPT पे रख दो, सोल्व करके दे देगा, सीधी सी बात है भाई। अगर डेटा ही बताने की मैं आपको बात करूं तो डेटा तो बहुत है आपके साथ, आप डेटा के पूल में बैठे हो भाई। आप गूगल आप एक्सेस कर रहे हो, आप यूट्यूब एक्सेस कर रहे हो, तो आपके पास सब कुछ है। लेकिन उस कुछ को कैसे आपको यूटिलाइज करना है वो हम आपको बता रहे हैं, कितना आपको यूटिलाइज करना है वो हम आपको बता रहे हैं, उसके लिए हम आपके लिए बैठे हैं। ये होता है एक अच्छे टीचर का समझाना। मैं अपने आप को बिल्कुल अच्छा नहीं मानता, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं ये मानता हूँ कि जो चीज़ें मैंने सीखी है मैं आपको सिखा दूँ, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो, ठीक है, ये अच्छे, हाँ सॉरी, ये 4 है, ठीक है जी। देखो लोकपाल के बारे में क्वेश्चन है, मैंने कहा ना इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आएंगे। अब देखो भर भर के इसने ऑप्शंस में दिया हुआ है। जैसे पहला पूछ रहा है, कंसीडर फॉलोइंग द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया बट नॉट इन द इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउट इन इंडिया। तो ऐसा तो लोकपाल, ऐसा तो मैंने कहीं शायद सुना है क्या? नहीं, चलो अभी साइड में रखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी 50-50 वाला मसला है, ठीक है, मान के चलते हैं। नहीं, मुझे तो पता है कि सही है गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ जिसको कुछ नहीं आता, ठीक है, उसके लिए द चेयरपर्सन और ए मेंबर शैल नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर और ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट यूनियन टेरिटरी एंड ओनली इन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इनकम्बेंट और रिटायर हैज टू बी चेयरपर्सन। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको साइड में रख लेते हैं क्योंकि अभी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। आगे कहता है द चेयरपर्सन और ए मेंबर शैल नॉट बी ए पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ एज्यूमिंग ऑफिस द चेयरपर्सन ऑफ ए मेंबर केस में भी एज ऑन द डेट ऑफ एंजॉइंग, ठीक है, इतनी बात तो ठीक है, 45 ईयर। अब इसको भी साइड कर लेते हैं। मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि कौन सा सही कौन सा गलत है, कोई नहीं, आप खुद से ढूंढ लोगे, डोंट वरी, आई श्योर यू। लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसा तो नहीं है, ये भी पावर है उनके पास, ठीक है थी। तो चलिए अब हम अपने सारे के सारे, क्या पूछ रहा है भैया? करेक्ट पूछ रहा है, देख लो, करेक्ट पूछ रहा है। मुझे तो देखो पता है, आपको भी पता है, आप लोगों को नॉलेज होगी, सीधी सी बात है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, डोंट वरी। देखो स्टेटमेंट 1 की तरफ अगर हम जाते हैं, ठीक है, अगर हम स्टेटमेंट 1 की तरफ जाते हैं तो लोकपाल लोकायुक्त एक्ट जो है आपका, उसके अगर सेक्शन 1 की हम बात करें, किसकी बात करें जी? हम सेक्शन 1 की बात करें, उसमें क्या कहता है कि ये जो एक्ट है वो कहता है इट एक्सटेंड टू द वोल ऑफ इंडिया एंड स्पेसिफिकली अप्लाई टू पब्लिक सर्वेंट इन एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो यानी दोनों को करता है, लेकिन ये पूछ रहा है बट नॉट, तो आंसर ये तो गलत हो गया जी अपना। मैं आपको यहाँ रेफरेंस दूंगा, सेक्शन 1 ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, शायद 2013 का ही है, शायद नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में क्या कहता है? देखो ये बात ठीक है कि जो मेंबर है या जो चेयरपर्सन है वो मेंबर, वो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर नहीं हो सकता, ठीक है, उसको होल्ड करना भाई। अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है तो वो पॉलिटिकल पार्टी, सीधी सी बात है, पॉलिटिकल पार्टी को अफेक्ट करेगा, तो ये बात भी गलत है, ठीक है जी। अब चेयरपर्सन जो रिक्वायरमेंट होती है चेयरपर्सन के लिए, वो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम चीफ जस्टिस की बात करें, या फिर भाई जो चीफ जस्टिस है वही क्या हो सकते हैं? चेयरपर्सन हो सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो चेयरपर्सन है और क्या हो सकता है इन रियलिटी? पहला तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसकी हमने बात करी, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, या फिर कोई ऐसा एमिनेंट पर्सन हो जो एक एलिजिबल क्राइटेरिया रखता हो, कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस एंटी करप्शन के तौर पे उसने काम किया हो, या फिर वो लॉ के तौर पे काम किया हो, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस रखता हो। क्या जी? 25 ईयर का एक्सपीरियंस रखता हो, इसकी बात है, ठीक है जी। मैं देखो सारी चीज़ें नहीं लिख पा रहा क्योंकि मेरी एक तो राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन मैं बोल अच्छा रहा हूँ, ठीक है, तो ये बात ठीक है। स्टेटमेंट अगर हम 3 की बात करें तो स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे किसकी, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट की, उसमें क्या कहता है कि जो मेंबर है या चेयरपर्सन है वो 45 साल से 45 यानी 45 साल से कम नहीं होना चाहिए एज में। और ये कब से काउंट होगी? जब उसको एज्यूम किया गया ऑफिस में, ठीक है जी। तो ये है, तो ये तो सही है अपना। उसके बाद अगर स्टेटमेंट 4 की बात करें, क्या कहता है कि भाई जो लोकपाल है वो इंक्वायरी नहीं कर सकता प्राइम मिनिस्टर, तो ये बिल्कुल गलत है, वो कर सकता है, ठीक है, अगर एलिगेशन करप्शन के है, ठीक है।
हालांकि सेफगार्ड होते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, क्योंकि वो प्रोव नहीं कर सकता प्राइम मिनिस्टर को किसी भी मैटर में, अगर वो इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर को या एटॉमिक एनर्जी स्पेस का है। ठीक है, उसके साथ एक चीज़ और है कि 2/3 की मेंबर की प्रूव होना चाहिए, तब जाके इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, इंक्वायरी इन कैमरा होगी, यानी प्राइवेटली होगी, आप सबके सामने नहीं कर सकते। तो ये कुछ एमिनिटीज़ हैं या फिर उनको सेफगार्ड्स बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर जी के पास। ठीक है जी, ठीक है। अगर हम लोग देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे लोकपाल जो होते हैं हमारे, उनके कंपोजिशन या उनके स्ट्रक्चर का। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लोकपाल, इसका स्ट्रक्चर या फिर कंपोजिशन। ठीक, उसमें देखो सीधी सी बात है, 8 मेंबर बॉडी होती है। ठीक है, मैक्सिमम क्या होने चाहिए, 8 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम 8 मेंबर्स। ठीक है जी, उसमें क्या कहता है, जो जुडिशियल मेंबर होंगे वो लगभग 50%, मैक्सिमम 4 होने चाहिए। उसमें आपके सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को काउंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ सोशल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, वो 50%, उनका भी टोटल मिनिमम 50% होना चाहिए, जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी या वुमेन। ठीक है, तो 50 प्लस 100, 50% से आपके लो वाले हो गए, यानी जुडिशियल मेंबर हो गए, 50% आपके कौन हो गए, सोशल रिप्रेजेंटेटिव हो गए। ठीक है, अब इनके टर्म की बात करें तो इनके टर्म या तो 70 साल एज या फिर 5 साल, जो भी जल्दी हो जाए उसके हिसाब से। ठीक है जी, अब यहाँ के देखो इशू को लेके था, इशू यही था कि पहला नया अपॉइंटमेंट हुआ था 2024 में मार्च में, जस्टिस अजय मणिकारो खानविलकर जो थे वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज थे, तो उनका अपॉइंट किया गया सेकंड चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, सॉरी लोकपाल, लोकसभा याद आता है मेरी, सॉरी। ठीक है, और क्योंकि भाई सक्सीडिंग फर्स्ट चेयरमैन जो थे वो आपके जस्टिस पिनाकी चंद्र जी थे। ठीक है, घोष थे। उसके बाद एक कंप्लेन मैनेजमेंट की बात करें, देखो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, ये बस मुझे लगा कि इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, लोकायुक्त एक्ट हम एक बार पढ़ के चले जाएंगे, उसके कुछ सेक्शंस है उनको हम डिस्कस कर लेंगे, या हमको थोड़ा सा पढ़ के चले जाएंगे तो हमें आसानी होगी। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन डिस्कस करें। 4 क्वेश्चन में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के ऑप्शंस आते हैं, या इस तरह के या ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, हमने अपनी PDF में जो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे रहे हैं, हर चीज़ें हाईलाइट करके बहुत सुंदर तरीके से हमने आपको दिया। तो चलिए आज के लिए मैं यहीं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।